नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका पीएनपी टॉक्स में। ये मंच है राष्ट्रहित के पब्लिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रयोग का। और आज इस मंच पर मैं विरोध में हूँ उन लोगों के जो नहीं चाहते कि मेरे देश का किसान अपने खून पसीने से जो उपज पैदा करता है उसका उसे उचित दाम मिले। मैं विरोध में हूँ उन लोगों के जो नहीं चाहते कि मेरे देश के किसान की आय बढ़े, वो खुशहाल हो। मैं विरोध में हूँ उन लोगों के जो मेरे देश के किसानों को भड़का रहे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ, और जो नहीं चाहते कि मेरे देश के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो, तकनीकी आए, निवेश आए और मेरे देश का किसान समृद्ध हो। और इसीलिए आज मैं चर्चा करूंगा फिर से उन प्रावधानों के बारे में, उन सभी प्रोविजंस के बारे में जिन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। दोस्तों, आज कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां किसानों को बहला रहे हैं कि नए कानून लागू होने के बाद एमएसपी नहीं रहेगा। सच्चाई ये है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। दूसरा, ये पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं कि मंडियां नहीं रहेंगी, तो ये बिल्कुल झूठ है। मंडियां यूं की यूं रहेंगी, जैसा उनका स्टेटस क्यों है वैसे ही रहेंगी। मंडियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा रही। हाँ, लेकिन जहां पहले किसान अपनी उपज को सिर्फ मंडियों में बेच सकता था, अब उसे आज़ादी मिली है कि वो अपनी उपज को मंडी से बाहर कहीं भी, किसी दूसरे राज्य में भी, किसी दूसरे बाजार में जहां उसको फसल का ज़्यादा दाम मिले वहां बेच सकता है। तो एमएसपी भी जारी रहेगा, मंडियां भी रहेंगी। तीसरा, किसान को ये आज़ादी है कि पूरे देश में वन नेशन वन मार्केट का जो कंसेप्ट आया है, किसान अपनी उपज को जहां उसको ज़्यादा दाम मिले वहां जाके अपनी फसल बेचे, या वो घर पे रहे प्राइवेट स्टेक होल्डर, सुपरमार्केट चेन वाले, बड़ी कंपनियां या खुदरा व्यापारी घर आकर उससे उपज लें। ये विकल्प मिला है किसान को। किसान एक, जैसे कुम्हार को अपने घड़े के दाम खुद तय करने की आज़ादी है, वैसे किसान को अपनी उपज के दाम खुद तय करने की आज़ादी मिली है। अगर किसान को लगता है कि उसकी उपज उसकी लागत से अधिक में बेचनी है या उसको ज़्यादा मुनाफा चाहिए, तो अपनी मर्जी से वो मुनाफा निर्धारित कर सकता है। इन केस ऐसी स्थिति आ जाए कि जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी कंपनियां या दूसरे खुदरा व्यापारी हो, किसान को उसके घर पे या वो जहाँ बेचन बाहर कहीं उसको उचित दाम नहीं दे रहे हैं, तो मंडियों का विकल्प तो हमेशा रहेगा। तो न तो मंडी का कोई मुद्दा बचा है विपक्ष के पास और न ही एमएसपी का। तीसरी चीज़, इन कानूनों में सरकार ने ये कंपलसरी भी कर दिया है कि जो लोग किसानों से उसकी उपज घर पे खरीदेंगे या किसी दूसरी जगह पे, उन व्यापारियों को, किसानों को 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। ये भी किसानों के फायदे की बात है। इसके बाद विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है किसानों को भड़काने के लिए कि सरकार ने अब अनुबंध कृषि को खुली छूट दे दी है। अब बड़ी कंपनियां और बड़े स्टेक होल्डर्स किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लेंगे, किसानों को बंधुआ मजदूर बना के छोड़ेंगे। अब ये तो सरासर गलत है। ये बातें वो लोग फैला रहे हैं या तो जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, या फिर जिन्होंने इन प्रावधानों को पढ़ा ही नहीं है। सरकार ने इन कानूनों में साफ साफ तौर पे लिखा है कि अनुबंध सिर्फ फसलों के संबंध में होगा। किसान की जमीन का न वो अधिग्रहण कर सकते हैं, न ही वो किसान की ज़मीन को लीज पे ले सकते हैं, न ही किसान की ज़मीन को खरीद सकते हैं। किसान को जब लगे कि वो अनुबंध उसके लिए उचित नहीं है, वो उस अनुबंध से बाहर आ सकता है और उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जबकि कंपनी जिसने अनुबंध के अंतर्गत जो शर्तें पालन करने की हाँ भरी है, उसको उन शर्तों पे खरा उतरना होगा, अदरवाइज उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। तो अनुबंधित कृषि हर हाल में किसान के फायदे के लिए है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ देखिए, जब एक बड़ी कंपनी अनुबंधित कृषि में उतरती है तो वो चाहेगी कि उसे जो फार्म प्रोड्यूस है, जो उत्पादन किसान से मिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ये जाहिर है। तो वो किसानों को इस संबंध में जागरूक भी करेगी, ओवर द टाइम कृषि क्षेत्र में निवेश भी करेगी, किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराएगी, किसानों को बताएगी कि कैसे उनकी लागत को कम किया जा सकता है। ऐसे भी बीज उपलब्ध कराएगी जिनमें पानी की भी खपत कम हो, तो किसान की लागत कम आएगी, उसको कृषि दाम सही मिलेंगे, कंपनियों को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा फार्म प्रोड्यूस मिलेगा। तो ये किसान और कंपनी दोनों के हित में है। कंपनियों को भी इससे ये आसानी रहेगी कि जिस इलाके विशेष में, जिस क्षेत्र विशेष में
एक कोई फसल विशेष उत्पन्न होती है तो वहाँ के सभी किसानों के साथ एक साथ उपज प्राप्त कर सकें। तीसरी चीज कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आलू, प्याज, खाद्य तेल और दूसरी जो दलहन, तिलहन, इन सबको बाहर निकालने की क्या आवश्यकता थी? वो लोग किसानों को ये नहीं बता रहे कि सालाना लगभग 1 लाख करोड़ की उपज बर्बाद होती है देश में, सिर्फ इस कारण से कि हमारे देश में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। और क्योंकि किसान की फसलें, सब्जियां और ये सब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती है, इनका एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, तो कोई भी प्राइवेट स्टेक होल्डर इस क्षेत्र में निवेश नहीं करता। अब जब आवश्यक वस्तु अधिनियम से कुछ आवश्यक वस्तुओं को बाहर निकाला गया है, तो अब ये निवेश को आकर्षित करेगा। अब कोल्ड स्टोरेज चेन डेवलप होंगी। आप एक बात पे गौर कीजिए, भारत दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में पहले नंबर पे है और फल और सब्जियों के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है, लेकिन इन वस्तुओं के एक्सपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी 2.3% है, ओनली 2.3%। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। फार्म गेट, किसान के खेत से लेके और पोर्ट तक की जो सुविधा है ट्रांसपोर्ट की, वो उपलब्ध नहीं है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये प्रावधान भी किया है कि वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको इस प्रावधान से बाहर निकाला गया है, अगर उनके दाम 1 साल के अंतर्गत दुगने बढ़ते हैं तो सरकार उन आवश्यक वस्तुओं को फिर से उस अधिनियम में डाल देगी और कालाबाजारी को रोकेगी। ये आशंका निराधार है कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी। अब जब व्यापारियों को और बड़ी कंपनियों को इस बात की छूट मिली है कि वो कृषि उत्पादों को स्टोर कर सकते हैं, तो वो अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इससे हमारी उपज बर्बाद होने से बचेगी। जो ये राजनीतिक पार्टियां अब किसानों को भ्रमित कर रही हैं, ये किसानों को ये नहीं बताएंगी कि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवंटित किए हैं। दोस्तों, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां कभी किसानों को ये नहीं बताएंगी कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद कृषि क्षेत्र के बजट में लगभग 39% की बढ़ोतरी की है, जो कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में लगभग 8% की ही सिर्फ बढ़ोतरी की गई थी। कांग्रेस कभी नहीं बताएगी किसान भाइयों को कि आज देश में 6000 से ज़्यादा एग्री स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट्स को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 20,000 से ज़्यादा एग्री क्लिनिक स्टार्ट किए गए हैं। आज लगभग 93,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के किसानों को दिए जा चुके हैं और ये हर साल दिए जाएंगे। दोस्तों, एक खास बात जो आप गौर करेंगे वो ये देखिए कि खुद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इन सुधारों की बात की थी, और जब ये सुधार मोदी सरकार ने कर दिए तो वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दोगलापन देखिए। एक्चुअली समस्या क्या है कि अब जो ये पार्टियां, कांग्रेस या उसके सहयोगी पार्टियां, ये अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। ये हर जगह अपना दोगलापन दिखाती हैं। राहुल गांधी लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आप इधर से आलू डालोगे, उधर से सोना निकलेगा। वो तो कोई भी नहीं कर सकता उनके अलावा। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार ये चाहती है कि किसानों को उसके आलू का उचित दाम मिले, तब कांग्रेस उनके खिलाफ चलती है, तब उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है, लोगों को भड़काती है। दोस्तों, जब देश के जवान की बात आती है तो ये कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करती है, ये पार्टियां एयर स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करती है, सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा करते हैं। और जब किसान की बात आए, तो उनके भले की बात आए, तो ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इसे उचित नहीं कहा जा सकता। ये टोटली एक राजनीतिक हथकंडा, एक राजनीतिक प्रपंच है देश के किसानों को भड़काने के लिए, जो कि ये कृषि विधेयक पूरी तरीके से किसानों के हित में है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कि आपकी सासू माँ इंदिरा गांधी जब पावर में थी तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जबरदस्ती डाला था। उसके साथ एक किसान हितैषी शब्द भी डाल देते कि हमारा संविधान किसान हितैषी भी है।
ताकि आने वाली सरकारों पर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, एक मोरल दायित्व बनता कि जो कानून अब जाके बने हैं वो आज से 30-40 साल पहले बन जाते और आज हमारा किसान समृद्ध होता, आज हमारा किसान एक एक पैसे का मोहताज नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग बिना इन कानूनों को जाने, इनके प्रावधानों को जाने, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के मोहरे बन रहे हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये खुद पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो दोषी भी किसके हैं? वो देश के दोषी हैं, वो किसानों के दोषी हैं, किसानों के दुश्मन हैं। दोस्तों, आज ये पॉलिटिकल पार्टीज जिन उपकरणों से किसान अपनी आजीविका चलाता है उनको जलाकर और कुछ नहीं, खुद किसानों का अपमान कर रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, सजग रहें, सचेत रहें, खुद पढ़ें, इन विधेयकों को समझें और इन राजनीतिक पार्टियों का मोहरा न बने। जय जवान जय किसान इस देश का आदर्श नारा रहा है और वर्तमान की केंद्र सरकार हर तरीके से देश के किसान के साथ भी खड़ी है और देश के जवान के साथ भी खड़ी है। और इस मंच पर जब जरूरत होगी, जब देश हित की बात आएगी, मैं देश के हित में हर मुद्दे को उठाऊंगा, हर मुद्दे पे अपनी राय रखूंगा और आपके सामने सच्चाई लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।